हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। जब मैं कुछ खास विषय पर चर्चा करने बैठता हूं तो मेरे जहन में भी अनगिनत सवाल होते हैं। इसलिए आमतौर पर मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, जो सुना रहा हूं, जो बता रहा हूं, उससे सहमति जरूरी नहीं है। असहमति की पूरी गुंजाइश है और ख़ास तौर से आग्रह यह कि सहमत हों या असहमत हों, प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आज भी खास विषय के साथ हाजिर हूं और आगे बढ़ने से पहले एक खास टिप्पणी पेश करूं। आज वैसे भी मुंशी बंशीधर के पिताजी जैसों का समय है। उन्हें बहते स्रोत में पांव धोने की पूरी सहूलियत है। स्रोत अब बहुरूपीय सा हो चुका है। वह जहां है वहां दिखता नहीं। समय अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है, कंधे जिनके भी हों। तो आज के बच्चे या स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम लोग स्कूली छात्र थे तो नमक का दरोगा कहानी भी हिंदी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा था। तो जो ये मुंशी बंशीधर की बात हो रही है वह वहीं से लिया गया है। एक टिप्पणी और है कि छोड़िए चिंता, आज कुछ और लोग भी कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं के सामने खड़े होकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली फीलिंग ले रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो बातें हैं कहीं ना कहीं सहमति असहमति के स्वर इसमें गुंजित है। तो आप इस तरह से प्रतिक्रिया रखेंगे, आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं। बात सरकारी नौकरियों में पेंशन की। सरकारी नौकरियों में पेंशन खत्म होने का प्रावधान यूं ही नहीं आया। इसके पीछे देसी विदेशी कंपनियों का अथक परिश्रम था। आज जब 2025 के नए बजट में भारतीय बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को स्वीकृति मिल गई तो बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियों के सतत परिश्रम को भी अंतिम मुकाम मिल गया। वह 1990 के दशक का अंतिम दौर था। भारत में आर्थिक उदारीकरण अपने दूसरे चक्र में प्रवेश कर चुका था। विदेशी निवेश के लिए भारतीय नीति नियंता पलक पावड़े बिछाए इस देश उस देश की यात्रा के दौरान कंपनियों को आमंत्रित कर रहे थे। उसी प्रक्रिया में बीमा क्षेत्र में भी देशी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के भी प्रयास हो रहे थे। तब के दौर में बीमा क्षेत्र में LIC और कुछ एक अन्य सरकारी कंपनियों का ही बोलबाला था। निजी निवेश के लिए द्वार खोले जा चुके थे, लेकिन कृपा थी कि कहीं अटकी पड़ी थी। निजी बीमा कंपनियों की सरकार से शिकायत थी कि भारत में गरीबी इतनी है कि आम लोग तो बीमा खरीदने से रहे। मिडिल क्लास जो बीमा का खरीदार था या हो सकता था, उसका बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में था और रिटायरमेंट के बाद सरकार के साथ ही पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में होने की वजह से वह पेंशन की सुविधा से लैस था। वह भी ऐसा पेंशन जिसमें हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते की किस्त जुड़ जाती थी और हर 10 वर्ष बाद पेंशन की मूल राशि का पुनरीक्षण कर उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी कर जाती थी। तो बीमा का बाजार सिर्फ जीवन बीमा जैसी पॉलिसियों से नहीं बढ़ सकता था। उसके लिए जरूरी था कि लोग पेंशन प्लान जैसी योजनाओं में भारी मात्रा में निवेश करें। यह निवेश एक मुश्त बड़ी राशि जमा कर भी हो सकता था, किस्तों में जमा कर भी हो सकता था। 2 अलग अलग जो व्यवस्था थी। लेकिन सरकारी और पब्लिक सेक्टर के करोड़ों कर्मियों का तो बुढ़ापा या भविष्य जो भी कहे रिटायरमेंट उपरांत सरकारी पेंशन के कारण सुरक्षित था। वे जीवन बीमा तो ले रहे थे, लेकिन पेंशन प्लान आदि में उनके निवेश का कोई मतलब नहीं था। तो
सरकार ने प्रथम चक्र में भारतीय बीमा के क्षेत्र में 26% विदेशी निवेश को स्वीकृति दी, यानी कोई बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ भागीदारी कर भारत के बीमा बाजार में उतर सकता था। कंपनी में भारतीय पूंजी 74%, विदेशी पूंजी 26%। लेकिन रंग चोखा नहीं आ रहा था। कंपनियों को असल लाभ तो पेंशन प्लान जैसी योजनाओं से मिलना था, जिनमें कोई एक मुश्त बड़ी राशि कंपनी को सौंप देता है और फिर 25-30 वर्षों तक अपने पेंशन फंड में निर्धारित राशि जमा करता रहता है ताकि बुढ़ापा में उसे हर महीने एक निर्धारित राशि मिलने की गारंटी रहे। तो देसी विदेशी बीमा कंपनियों ने भारतीय नीति नियंताओं पर दबाव बनाना शुरू किया कि सरकारी और पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया जाए तो भारत के बीमा बाजार में रौनक आ सकती है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं हेमंत कुमार झा। हेमंत कुमार झा पत्रकार रहे हैं, लंबी पत्रकारिता की, अभी भी समीचीन विषयों पर उनकी लेखनी चलती रहती है एक पत्रकार के तरीके से। तो उनका विश्लेषण है कि फिर क्या था, अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग दिन रात टीवी पर अखबारों में चिखने चिल्लाने लगा कि पेंशन के मद में देश की बड़ी राशि चली जाती है और इस पर पुनर्विचार करना आज की बड़ी जरूरत है। फिर एक दिन बाबू यशवंत सिन्हा बतौर वित्त मंत्री भारत सरकार संसद में जार रोते देखे गए कि सरकार अब पेंशन का बोझ उठाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। वे इस बात से बहुत दुखी थे कि लोग अब बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं और नियमित पेंशन वाले लोग तो और भी अधिक जीते हैं। इस कारण पेंशन की राशि का बोझ और अधिक बढ़ता जा रहा है। फिर एक दिन सरकार ने घोषणा कर दी कि अब सरकारी और पब्लिक सेक्टर में रिटायरमेंट के बाद पेंशन खत्म और इसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम लाई जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सरकारी कर्मी न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की तुलना में निहायत ही दरिद्र और अति भ्रामक योजना थी। लेकिन जब सरकार बहादुर ने तय कर लिया तो कर लिया। अब तब सरकार भाजपा की थी और इस कदम को कांग्रेस का भी समर्थन था। बाकियों की क्या बिसात थी जो या तो सिर्फ अपने बेटे पोते की राजनीति में रमे थे या जातियों की ठेकेदारी में लगे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम तो खत्म, अब एनपीएस का जमाना। बीमा में रौनक आने लगी। बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियों के चरण रस से भारतीय भूमि धन्य होने लगी। देशी और विदेशी कंपनियों के गठजोड़ से जन्मी अजीबोगरीब नामों वाली दर्जनों कंपनियों से बीमा बाजार गुलजार होने लगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने बाजार के विस्तार के लिए आक्रामक और योजनाबद्ध रणनीतियों के लिए जानी जाती है। अचानक से हमारे गांवों कस्बों में बीमा एजेंटों की बाढ़ सी आ गई। हर तीसरे चौथे घर का कोई न कोई बेरोजगार युवक किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बनकर लोगों को बीमा की परिभाषा और उसके लाभ पढ़ाने लगा। एक से एक प्लान, एक से एक प्रलोभन। जब तक भारतीय नियामक एजेंसियां जागरूक होती और कुछ जरूरी कदम उठाती, यूलिप नामक एक प्लान से इन कंपनियों ने भारतीयों को अच्छा खासा लूटा और खूब लूटा। इधर जैसे जैसे समय बीतने लगा, एनपीएस का खोखलापन सामने आने लगा। 2004 से यह शुरू हुआ और 2014 तक आते आते इस योजना से जुड़े इक्के दुक्के सरकारी लोग रिटायर भी होने लगे। एनपीएस में उन्हें मिलने वाली राशि इतनी कम थी कि न्यूज अखबारों में भी छपा। एनपीएस में निवेश का एक बड़ा हिस्सा बाजार के हवाले कर देने की योजना ने इसे और अधिक असुरक्षित बना दिया था। अब सरकारी और पब्लिक सेक्टर कर्मी चौंके। स्वाभाविक है, चौंकने की बारी है। शुरुआत में जब चीजें सही तरीके से नहीं समझी जाती है तो अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं सामने आती है। वे अपने बुढ़ापे के लिए अपनी जवानी की गाढ़ी कमाई से और अधिक राशि वैकल्पिक योजनाओं में निवेश करने के लिए विवश होने लगे। अब बीमा के बाजार में और अधिक सरगर्मी आ गई। कंपनियों की पौबारा होने का माहौल बन चुका था। तब तक मोदी जी आ चुके थे और छा चुके थे। 2014 के मई में भी आए और दिसंबर 2014 में उनकी सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी। विदेशी निवेश संबंधी नियमों को भी अधिक उदार बनाया ताकि बीमा का बाजार अधिक से अधिक बढ़ सके। अब आगे बढ़ते हुए 2018-19 तक आते आते एनपीएस का ढोल फटने लगा। तब अखबारों में खबरें छपने लगी कि 70,000 से अधिक वेतन
पर रिटायर सरकारी बाबू को मात्र 3700 पेंशन फिक्स हुआ। बाकी सरकारी बाबुओं की पेशानी पर बल पड़ने लगे तो ऐसी खबरों को देख सुनकर और वे लपक लपक कर आजीवन फला पलान सुनिधि ढिकाना पलान की ओर मुखातिब होने लगे। बाजार और गुलजार हुआ। प्राइवेट कंपनियों के विस्तार और पब्लिक सेक्टर के निजीकरण ने प्राइवेट क्षेत्र के कर्मियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी की, जिनके लिए एनपीएस का विकल्प तो खुला था, लेकिन उनके लचरपन के उजागर होने के बाद वे कर्मी भी बीमा कंपनियों के पेंशन प्लान आदि निवेश कर अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। अब रास्ता बुहारा जा चुका था। विदेशी पूंजी उसी रास्ते चलकर पवित्र भारत भूमि में मुनाफे का संगम नहाने आने वाली थी, तो रास्ता बुहारना बाजी भी था। नरेंद्र मोदी सर ने दरिया दिली दिखाई और 2021 में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 कर दी गई। इस बीच इन कंपनियों के मुनाफे के खेल भी सामने आते रहे, जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया ने जानबूझकर अधिक तवज्जो नहीं दी। फसल बीमा जैसी तमाम योजनाओं में तो जमकर लूट मची और करोड़ों किसान ठगे से रह गए, जब उनकी क्षति का 10% तक भी उन्हें नहीं मिला। लेकिन जब अब तक भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा राष्ट्रवाद और धर्मवाद के झोंकों में झूलने लगा और कंपनियों की लूट जैसे गैर जरूरी मुद्दों पर विमर्श का कोई खास स्कोप नहीं रह गया था। कुछ सिरफिरे किस्म के बुद्धिजीवी अक्सर सोशल मीडिया मंच या अन्य मंचों पर ऐसे सवाल उठाते रहे, लेकिन उन्हें अप्रासंगिक हो चुकी विचारधाराओं पर अरण्य रोदन करने वाला करार देकर खारिज कर देने के नियोजित और सुसंगठित अभियान सफल होते रहे। तो अब जब भारत का बीमा बाजार कामकाजी वर्ग के निवेश से लाभ है और फिजूल के मुद्दों के सामने आर्थिक प्रश्नों को बौना बना देने का प्रचलन लोकप्रिय हो चुका है, तो अंतिम स्ट्रोक भी लगा ही दिया गया है। अब भारत के बीमा क्षेत्र में कंपनियों के निवेश की सीमा समाप्त कर दी गई है और बहुराष्ट्रीय कंपनी अब 100% निवेश के साथ भारतीय में बेरोक टोक आ सकती है। झांसा देने और मुनाफा कमाने के उनके हुनर की तो दुनिया दीवानी रही है। अब यह हुनर भारत भी देखेगा और दीवाना होगा। इस बीच सरकार ने इन विकल्प के रूप में यूपीएस नामक एक पेंशन प्लान की घोषणा की है, जिसके नक सिक का विवेचन करने में सरकारी बाबू लोग लगे हुए हैं। लेकिन नीति नियंताओं का जो अंतिम लक्ष्य था वह हासिल हो चुका है और 100% विदेशी निवेश के साथ भारत का बीमा बाजार लाइट बत्तियों से रोशन हो चुका है। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज वैसे भी मुंशी बंशीधर के पिता की जैसों का समय है। उन्हें बहते स्रोत में पांव धोने की पूरी सहूलियत है। स्रोत अब बहुरूपीय सा हो चुका है, वह जहां है वहां दिखता नहीं। समय अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है, कंधे जिनके भी हो। तो बातें बहुत साफ साफ है, इसे समझने की जरूरत है। लेकिन जो दूसरी मैंने बात शुरुआत में कही थी कि छोड़िए चिंता इन लोगों की, आज कुछ लोग भी कॉर्पोरेटिव बैंक की शाखाओं के सामने खड़े होकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली फीलिंग ले रहे हैं। तो अब आपको कैसी फीलिंग लेनी है, ये आपके अधिकार में है। मैंने बातें रखी, प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। सकारात्मक हो नकारात्मक हो, सकारात्मक हमें ऊर्जा देती है और नकारात्मक एक सोचने को नया आयाम। तो प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मेरा एक आग्रह है कि अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।